उच्च शिक्षण संस्थान में समानता को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कुछ नियम लेकर आया था जो कि 13 जनवरी को लागू हुए। जिस दिन से यूजीसी के ये जो नियम थे जिनका नाम अंग्रेजी में प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस था, जिस दिन से ये लागू हुए उस दिन से इनका लगातार विरोध हो रहा था। एक वर्ग ये लगातार दलील दे रहा था कि इसका मिसयूज हो सकता है और कानून बहुत सख्त है। और वास्तविकता में ये एक स्वागत योग कदम था, क्योंकि जो उच्च शिक्षण संस्थान है यानी कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो हैं, वहाँ पर एससी एसटी के साथ लगातार जातीय अत्याचार उत्पीड़न होता है। वहाँ पे एक जातिवादी माहौल तैयार हो जाता है शिक्षण संस्थानों के अंदर, जिसका खामियाजा दलित समाज के होनहार छात्र और छात्राओं ने अपनी जान देकर किया। जी हाँ, आपको मालूम होगा देश भर में कई दर्जन ऐसे मामले अब तक आ चुके हैं जिसमें दलित समाज के जो छात्र छात्राएं हैं, उनकी जो जान है उन्होंने एक तरह से सुसाइड की तरफ उनको धकेला गया। और इस तरह का जातिवादी माहौल यूनिवर्सिटी में बना हुआ था कि अंततः उनको जान लेनी पड़ी अपनी। और रोहित वेमुला की बात करें, पायल तडवी की बात करें, आईआईटी बॉम्बे के छात्र दर्शन सोलंकी जो कि कुछ साल पुराना मामला है, इसके अलावा दिल्ली आईआईटी से भी ऐसी घटना निकल के आई। और बाल मुकुंद एक छात्र थे दिल्ली एम्स में। और इस तरह की एक लंबी फ़हरिस्त है, एन सेंथिल कुमार, लंबी फ़हरिस्त है, हर राज्य में ऐसी घटनाएँ हैं। और लेकिन इसमें जो एक अपडेट निकल के आई है आज की, वो ये, हालाँकि इस मुद्दे पर बीएसपी प्रमुख बहन मायावती की ट्वीट आई थी, उन्होंने अपनी बात रखी थी, आपने वो ट्वीट देखी होगी। चंद्रशेखर आज़ाद ने तो चिट्ठी लिखी है शिक्षा मंत्री को, उन्होंने ट्वीट किया, इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। बहुत सारे राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया है। डीएमके ने इसका समर्थन किया है, दक्षिण से भी कई पार्टियों का समर्थन इस पर आया है। और प्रकाश अंबेडकर ने भी इस पे ट्वीट की है। हालांकि इसमें जो अपडेट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई इसके खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 2026 के प्रमोशन एंड इक्विटी की जो कानून थे, जो रेगुलेशन था, उसके ऊपर स्टे लगा दिया है। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन अब जो है वो लागू नहीं होगा। इसको लेकर सोशल मीडिया पे उठापटक लगातार जारी थी। और क्या मुख्य प्रावधान थे ये मैं आपको बता देता हूं। इससे पहले बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्या दलील दी है। इसके मुख्य प्रावधान ये थे कि सभी संस्थानों में इक्विटी कमेटी यानी कि एक समता समिति, इसका नाम हिंदी में हो सकता है, बनेगी। और इक्विटी सेल का गठन होगा जिसमें जाति, धर्म, लिंग, विकलांगता और अन्य बहुत सारे क्षेत्र और भाषा से लेके बहुत सारे आधारों पर जो भेदभाव है उसको रोकना इसका उद्देश्य है। और इसके जो प्रावधान थे वो थोड़े सख्त थे, जो कि एक स्वागत योग कदम है, क्योंकि दलित समाज जो है उसको सुरक्षित शिक्षण संस्थानों में सुरक्षित माहौल नहीं मिल पा रहा, और एक कास्टिज्म फ्री एनवायरनमेंट उसको वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। इसलिए कुछ इसमें सख्त प्रावधान थे, कुछ लीगल प्रोविजंस भी थे, और अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छी तरह से इसमें सेट की गई थी। इसमें 24 घंटे के अंदर शिकायत सुनवाई और 15 वर्किंग डेज के अंदर जांच पूरी और 7 दिनों में उसके बाद फैसला देने का प्रावधान था। इसके अलावा इक्विटी हेल्पलाइन बनाने की बात थी, मोबाइल इक्विटी स्क्वाड बनाने की बात थी, और विभाग और हॉस्टल स्तर पर इक्विटी एम्बेसडर, तो इक्विटी के ऊपर जोर दिया गया कि किस तरह से जो है समता जो है उसको विश्वविद्यालयों में स्थापित किया जा सके। और इन सब चीज़ों का नॉन कंप्लायंस करने पे यानी कि ये अनुपालन ना करने पर यूजीसी की योजनाओं और मान्यताओं से भी कॉलेज को वंचित करने की, यूनिवर्सिटीज़ को वंचित करने की जो है इसके अंदर सख्त प्रावधान थे। साथ ही साथ इसमें जो बदलाव हुआ, जो 2012 के प्रावधान थे जिनको ये बदलेगा, जिनको ये बदल चुका था, जिनकी जगह ये आया था, 2012 के जो रेगुलेशन थे, उस रेगुलेशन में एससी एसटी तक सीमित थे केवल। लेकिन इस बार इसमें दायरा बढ़ाते हुए ओबीसी को भी इसकी सुरक्षा के दायरे में लेकर आया गया, जो बात एक वर्ग को नागवार गुजर रही थी, और वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे। और सीधी बात है कि कोई भी मानवतावादी व्यक्ति जो कि जानता है कि दलित समाज के साथ किस तरह का संस्थागत अत्याचार, उत्पीड़न, भेदभाव और उनका शोषण होता है, और किस तरह से मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया जाता है कि वो उच्च शिक्षण संस्थानों में किसी तरह से वहाँ से छोड़ के चले जाएं, और कितने ही बच्चे ड्रॉप आउट भी होते हैं। साथ ही सुसाइड की घटनाएं तो आपको पता ही है, अगर आप एक गूगल सर्च मारेंगे आपको पूरी लंबी लिस्ट मिल जाएगी। और अंततः वो तबका इसका लगातार विरोध कर रहा था। और ओबीसी को शामिल करना भी एक चिंता का विषय बना, क्योंकि
उनको ओबीसी को शामिल करने से बेहद परेशानी थी और 2012 के जो पुराने नियम थे उसको बदला गया। पुराने नियम जो थे वो केवल एडवाइजरी थे, यानी कि वो एक तरह से सलाह के रूप में थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो एक तरह से इक्विटी की बात तो करते थे लेकिन उसमें लीगल प्रोविजंस नहीं थे। हालांकि इसमें भेदभाव की बात निकल के आई, तो क्लासिक एग्जाम्पल है कि ऑपरेसर प्लेइंग द विक्टिम वाली बात है। व्यापक तौर पर जो नॉन एस सी एस टी ओबीसी तबका है उसको इससे दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग भी इसका लगातार विरोध कर रहे थे और इसमें वो कह रहे थे कि इसका मिसयूज हो सकता है, फेक केसेस हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी बताऊं, सवाल ये पैदा होता है कि देश में जितने भी इस तरह के सेफ गार्डिंग कानून हैं उन सभी का मिसयूज होता है, चाहे वो महिला सुरक्षा कानून हो, चाहे वो डाउरी के विरोध में जो कानून हो। तो हर कानून में फेक केसेस लगाए जाते हैं। तो क्या उन कानूनों को कमजोर कर दिया जाता है? क्या उन कानूनों को हटा दिया जाता है? क्या उन कानूनों को रिपील कर दिया जाता है? तो ये तर्क जो है एक वाजिब तर्क नहीं है। साथ ही ये भी तर्क दिया जा रहा है कि जब एस सी एस टी एक्ट पहले से मौजूद है तो एडिशनल सेफ गार्ड्स की क्यों ज़रूरत है? एडिशनल सेफ गार्ड्स की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि एस सी एस टी एक्ट उतनी प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा उन कॉलेज के छात्रों को जिनके पास इजी लीगल रेमेडीज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो घटना है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होती है, खास तौर से जो हॉस्टल में रहने वाले छात्र हैं उनके साथ होती है, और वो इतना इजी लीगल रिकोर्स नहीं ले पाते। इसीलिए एक इंटरनल सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में से जो लोग अन्य कानूनों के बारे में जानते हैं, मसलन प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस 2013, पॉश 2013 की जो एक्ट है, अगर आप उसमें देखेंगे, ऐसे तो बीएनएस के अंदर छेड़छाड़ और मोलेस्टेशन संबंधी अन्य आपको प्रावधान मिल जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस को रोकने के लिए, सेफ गार्डिंग प्रोविजन तैयार करने के लिए 2013 का एक एक्ट मौजूद है। तो ये तर्क तो आप हर उस सेफ गार्डिंग कानून को दे सकते हैं कि अन्य कानूनों की क्या जरूरत है। ऐसे तो अगर आप एक ब्रॉड फ्रेमवर्क देखें, तो उस ब्रॉड फ्रेमवर्क के हिसाब से तो फिर संविधान ही काफ़ी है। किसी भी बायलॉज की, किसी भी रेगुलेशन की, किसी भी एक्ट की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि संविधान ब्रॉडली बताता है क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे, उसके क्रियान्वयन के स्तर पे आपको रूल्स, रेगुलेशन, बायलॉज और एक्ट्स बनाने पड़ते हैं, और यही काम यह रेगुलेशन कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की ये बेंच थी, और इसमें उन्होंने कहा है, और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, आपके कमेंट चाहूंगा कि नियम प्रथम दृष्टया अस्पष्ट और दुरुपयोग योग्य है, बहुत व्यापक है, यानी कि बहुत ही स्वीपिंग प्रोविजंस हैं, समाज को विभाजित कर सकते हैं, बहुत खतरनाक प्रभाव डाल सकते हैं। 2012 के नियम अधिक समावेशी थे, और जाति भेदभाव की संकीर्ण परिभाषा, रैगिंग, जूनियर सीनियर उत्पीड़न का उल्लेख न होना, अलग हॉस्टल जैसी बातों पर सवाल। कोर्ट ने पूछा, क्या हम 75 साल की आज़ादी के बाद भी समाज में पीछे जा रहे हैं? और इसके बाद कोर्ट का जो आदेश है, जो वर्डिक्ट है, वो ये है कि 2026 के नियमों पर आधारित रोक लगाई गई है और आगे के आदेश तक इन्हें निलंबित रखा गया है, हैज़ बीन केप्ट इन अबेयंस टिल फर्दर ऑर्डर्स, है ना। अनुच्छेद 142 के तहत ये आज का वर्डिक्ट आया है, और इस दौरान 2012 के जो पुराने नियम हैं वही लागू होंगे। और कोर्ट ने सुझाव दिया है कि नियमों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों, यानी कि ज्यूरिस्ट और बाकी लोगों की कमेटी बनाई जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और ये क्या विल ऑफ द पीपल है? ये सवाल नितिन मेश्राम ने उठाया है अपने ट्वीट में, और हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कोलिजियम के थ्रू जो जजेस का जो वर्डिक्ट निकल के आया है, जो कि क्या ये विल ऑफ द पीपल है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की तरफ से जो एक प्रावधान आए थे उसको स्टे किया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या कॉलेजों में होने वाला, उच्च शिक्षण संस्थानों में होने वाला जातिवाद बंद हो गया है? क्या और रोहित वेमुला और पायल तडवी इस देश में नहीं होंगे? इस बात की गारंटी क्या सरकार ले सकती है? सरकार को इस पर अपना रुख स्पष्ट करना होगा। सरकार को यह बताना होगा कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि सरकार को मौका मिला है, सरकार इस पर अपना पक्ष रखेगी। मार्च के महीने में उनको इस पर अपना पक्ष रखने के लिए समय मिला है, और क्या सरकार जो है इन
इन जो ये रेगुलेशंस हैं क्या इस पर मजबूती से डटी रहेगी और क्या अपनी दलील देगी, क्योंकि बहुत सारा डेटा ये बताता है और बहुत सारे प्रोफेसर्स ने इसके ऊपर स्टडी किया है। प्रोफेसर एन सुकुमार हैं, उनकी किताब है इस पूरे विषय के ऊपर, उन्होंने पूरा डेटा प्रोवाइड किया है। इसके अलावा प्रथम दृष्टया एग्जाम्पल्स खुद ही अवेलेबल हैं, लोग खुद बता पाएंगे। जो SC ST के जो बच्चे हैं, जो SC ST OBC के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो शोधार्थी हैं, उनको पता है, उनसे पूछिए, वो आप खुद बताएंगे किस तरह का एक 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 एनवायरनमेंट रहता है और कैट कॉलिंग होती है, उनको लेबलिंग होती है, उनको अलग नामों से पुकारा जाता है, कोटा वाले बच्चे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस तरह के उनकी जाति के जो नाम हैं जिनको गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी बातें उनको झेलनी पड़ती हैं। और इस सब पर रोक लगाने के लिए ही ये सख्त प्रावधान जो हैं वो लेकर आए थे, लेकिन ये बातें नागवार गुजरी और इसको लेकर लगातार राजनीतिक हलकों से भी जो टिप्पणियां हैं वो निकल के आ रही हैं। लेकिन ये एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि किसी भी प्रकार के जातिवाद पर उत्पीड़न और इस तरह के भेदभाव पर रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है, और तभी सही मायने में इंक्लूसिव सोसाइटी बन सकती है, और तभी सही मायने में भारत की रियल पोटेंशियल जो है उसको टैप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कुछ चुनिंदा लोग जो हैं वो ये मान के बैठे हैं कि सारा मेरिट उनके पास है, तो फिर इस पर डिबेट की जा सकती है, लंबी डिबेट है, क्योंकि भारत की क्या स्थिति है आपको पता है। और ऐसे में ये जो विरोध हुआ, इसके पीछे कोई जेन्युइन चिंता कहीं नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि किसी भी प्रकार के फेक केसेस, किसी भी प्रकार के मिसयूज़ के लिए प्रोविजंस पहले ही कानून में उपलब्ध हैं, और वो वर्ग, जिस वर्ग के बच्चे सुसाइड करके मर रहे हों, जो जातिवाद का दंश रोज झेल रहे हों, वो अगर वो अपनी शिकायतें तो कर नहीं पा रहा, वो कानून में जो प्रावधान उपलब्ध हैं, जो सुरक्षा उपलब्ध है, उसका इस्तेमाल तो कर नहीं पा रहा, उनके ऊपर फेक केसेस का आरोप लगाया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये लड़ाई प्रिविलेज छीनने की है बेसिकली, कि आपने एक तरह से उसको अपना विशेष अधिकार माना हुआ था कि हम तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे, इसी तरह से बात करेंगे, इसी तरह से जातीय आधार पर आपको आपके जो जातीय नाम है उससे बुलाएंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, और ये जो श्रेष्ठता का भाव था, ये जो प्रिविलेज था, वो ये रेगुलेशंस छीन रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि देश में क्या स्थिति है, देश भर के शिक्षण संस्थानों में क्या स्थिति है, और इस स्टे को जब हटाया जाए, जब इसको वेकेट किया जाए, तो इन प्रावधानों की जो एसेंस है, जो सेफ गार्डिंग एसेंस है, उसको डाइल्यूट नहीं होने दिया जाना चाहिए। ये भारत सरकार की भी अहम जिम्मेदारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप देख रहे थे DN हिंदी। मैं हूं वैभव कुमार। इस विषय पर और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, और रिपोर्ट आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।